एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन की आखिर जरूरत क्यों है, और एक देश एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आखिर तैयारी मैपिंग क्या है, एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम मोदी का प्लान क्या, और एक देश एक चुनाव से क्या संघीय ढांचा कमजोर होगा। इन सारे सवालों का शुद्ध राजनीतिक विश्लेषण भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ हम करेंगे। इस शो प्योर पॉलिटिक्स में हम करेंगे और आखिर जानने की कोशिश होगी कि किस तरह से एक देश एक चुनाव को लेकर जो कमेटी गठित की गई है वो आगे बढ़ेगी, किन पहलुओं को लेकर चर्चा करेगी और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, बाकी दलों का साथ इसमें कितना जरूरी होगा, क्या संविधान में भी संशोधन का यहां पर एक इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी भी जरूरत यहां पर पड़ेगी। इसको लेकर भी समझेंगे संविधान आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहता है। तो तमाम सवालों पर हम दरअसल चर्चा करने वाले हैं, प्योर पॉलिटिक्स और शुद्ध पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि आखिर देश के लिए एक देश एक चुनाव की अहमियत क्या है, इससे फायदा क्या होगा, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, चुनौतियां क्या होंगी और कैसे कमेटी इस पर विचार करने वाली है, कमेटी की तरफ से किन पहलुओं को लेकर फोकस रखा जाएगा और साथ ही चुनाव आयोग की मैपिंग क्या है, संविधान में क्या संशोधन की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भी कह चुके हैं, देश के नाम संबोधन में भी उन्होंने इस पर जोर दिया था कि इससे खर्च बचेगा, वक्त बचेगा, संसाधनों की बचत होगी, इसलिए देश को इस तरफ बढ़ना चाहिए, एक देश एक चुनाव की तरफ। अब तक क्या हुआ ये भी समझिए। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी गठित की गई, कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई है और बेहद अहम इस वजह से क्योंकि पीएम मोदी का विजन भी रहा है वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर, चाहे वो संसद की बात की जाए, लाल किले की प्राचीर की बात की जाए, तमाम जगहों से प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया है। और शुद्ध पॉलिटिकल विश्लेषण के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्ट हो गई है न्यूज रूम से लाइव। अदिति, पहला सवाल आखिर यही कि एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, किन मुद्दों को लेकर किन पहलुओं पर चर्चा हो। बिल्कुल आयुष, देखिए पहली बैठक तो हुई, हालांकि 8 सदस्यों की कमेटी में 3 लोग ही जो मुख्य तरीके से शामिल हो पाए, रामनाथ कोविंद जो कि अध्यक्ष थे, इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री जिनको न्योते के रूप में स्पेशल उस तरीके से बुलाया जाता है, वो इसमें शामिल हुए। अगर आप इनसाइड स्टोरी समझना चाहते हैं तो दरअसल ये कानून मंत्रालय ने 2015 में इलेक्शन कमीशन से एक रिपोर्ट मांगी थी, यहाँ तक कि कहें तो एक प्रेजेंटेशन मांगी थी और उस प्रेजेंटेशन में पूछा था कि फ़र्ज़ कीजिए अगर एक देश एक चुनाव हाथों हाथ कराना हो तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ कमियां जो हैं वो रहेंगी एक ढांचे के लिहाज से। लेकिन पहले आपको बता दें कि एक फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई है तीनों के बीच। फ्रेमवर्क पे क्या क्या मुद्दे रहे वो मैं आपको बता दूं। मैं इनको जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि कई विकल्पों पर बात हुई। अब जैसे सबसे बड़ा मुद्दा कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व भी करना होगा। सबसे पहले तो ये कमेटी ने एक फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई जिसमें ईवीएम, वीवीपैट, क्योंकि जो पुराने कागजात आज साथ गए कि केंद्र जो कानून मंत्रालय ने पहले प्रेजेंटेशन मांगी थी उसमें इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, इसमें पहले किस तरीके से होते थे चुनाव, अभी स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, उन स्टेक होल्डर से क्या विचार विमर्श होगा। आपको बता दें कि एक बात का जिक्र इस बैठक में हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि चर्चा जरूरी है, जब चर्चा होगी विकल्पों पे बातचीत होगी, क्योंकि देखिए आसान तो है नहीं, विकल्पों पे बातचीत होगी तो ही कोई रास्ता निकल पाएगा और उस रास्ते को खोजने के लिए ये कमेटी बिठाई गई है। और इस कमेटी में एक फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई और फ्रेमवर्क को लेकर कि अपोजिशन को कैसे मनाया जाएगा, अपोजिशन क्यों मानेगा, इसके अलावा भी तमाम तरीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्या चर्चा होगी, इन सब पे आज बातचीत की गई। लेकिन क्योंकि आज की बैठक में केवल 3 ही लोग शामिल थे तो ऐसे में जो पुरानी इस पूरे मसले को चर्चा भी की गई। आपको एक और बात बता दें कि हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि इस बैठक से पहले पिछले 10 दिनों के अंदर लोकसभा स्पीकर भी रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर चुके हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं, जेपी नड्डा भी कर चुके हैं, यहाँ तक सीजेआई के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने मुलाकात की। हालांकि कोई पुख्ता इस पे पुष्टि नहीं है, इसलिए हम इसको एक बहुत उस तरीके से न आधिकारिक रूप से नहीं कह रहे, लेकिन
इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और आप जानते हैं कि जब केंद्र सरकार काम करती है किसी चीज़ को लेकर तो वो पहले ही काफ़ी फ्रेमवर्क तैयार करती है, लेकिन अब क्योंकि एक पूरी कमेटी है वो विचार विमर्श करेगी, तो दरअसल आज पहली बैठक 3 लोगों की जिसमें फ्रेमवर्क और स्टेक होल्डर्स और आगे की क्या गतिविधियां होंगी उस पर चर्चा की गई है। जी, क्या एक जो बड़ा मूव हो सकता है एक देश एक चुनाव, इसके लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी अदिति? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन की जरूरत होगी। एक आपको खास बात बताएं कि इस बैठक में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उस पर चर्चा की गई है। और इसके अलावा 1950 और 1951 के उस अनुच्छेद और उसके तहत भी इसमें बदलाव की बात की गई है। बदलाव जरूरी है और आपको बता दें, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 2015 में जब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कानून मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन से जो प्रेजेंटेशन मांगी थी उसमें क्या कुछ कहा गया था वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कहा गया था कि हमको अगर हम ये फीजिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उस फीजिबिलिटी के लिए क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले तो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है जो कि संसद से पारित होंगे। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जैसा मैंने आपको कहा उसमें संशोधन करना होगा, जिस पर आज भी चर्चा है। और आपको याद है कि जो ये निकल कर आया था जिसको लेकर ये कमेटी तैयार हुई, कमेटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कहा गया है कि जो संशोधन की ज़रूरत है उस पर मुख्य रूप से विचार विमर्श कमेटी करेगी और फिर सुझाव देगी और फिर आगे स्टेक होल्डर से चर्चा होगी। तो इसके अलावा एक और बात की गई कि ईवीएम पे एक बड़ा खर्चा होगा। अगर देश में जो है ग्राम पंचायत से लेकर सांसद के चुनाव एक साथ करने हैं तो बड़ी मात्रा में ईवीएम वीवीपैट लगाने होंगे, और क्योंकि गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है तो ऐसे में और खुद अमित शाह इसमें मौजूद थे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैन पावर की, ना सिर्फ टीचर्स या ना सिर्फ वो लोग जो पूरे चुनाव कंडक्ट कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उसकी भर्ती से लेकर उसकी नियुक्ति की भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर की गई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है कि भाई किस तरीके से। तो संशोधन की जो आपने बात कही कि संशोधन तो करना होगा, उसके बिना ये जो है लागू नहीं हो सकता। एक सवाल इसमें छोटा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी दूसरे दलों का साथ चाहिए होगा। आपने खुद कहा कि बाकी दलों से भी बात कमेटी की तरफ से की जाएगी, लेकिन विपक्ष का हमने रुख देखा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी का नाम वापस लेना हो या बाकी नेताओं की तरफ से, बाकी दलों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आए वो भी हमने देखा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। तो उन दलों को चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर साथ कैसे ले आया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक नेशन एक इलेक्शन को कन्विंस करना इसलिए पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले ये होते नहीं थे। मैं बीच में निकलकर अपना फ़ोन इसलिए लेकर आई क्योंकि मैंने एक जो यहाँ के चाहे फिर वो जो बहुत अच्छे से संविधान समझते हैं, इलेक्शन कमीशन के बहुत करीबी एक्सपर्ट रह चुके हैं, उनसे एक रिपोर्ट मैंने यहाँ पर उनसे समझी, वो लिखी, जो मैं आपसे और आपसे दर्शकों से साझा करूँगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको चुनावी लिहाज से देख रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरी जो विपक्षी पार्टी हैं उनके 2 मुद्दे हैं। पहला कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन से डर गई है। दूसरा कि अगर दरअसल भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, और जो INDI बने हैं उसमें काफ़ी सारे रीजनल चेहरे हैं, तो ये एक रीजनल बुके वर्सेस नेशनल चेहरा बन गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कन्विंस्ड है कि हम किसी भी राज्य में जाते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव कर लेते हैं। तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, हालांकि इतना आसान नहीं है, बहुत सारे बदलाव संशोधन से लेकर स्टेक होल्डर से बातचीत है, लेकिन अगर आप फर्ज कीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो ऐसे में एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो चुनाव चाहे ग्राम पंचायत से लेकर सांसद के चुनाव भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। तो ये राजनीतिक लिहाज से एक सबसे बड़ा इरिटेशन वाला पॉइंट या फिर अपोज करने वाला पॉइंट इंडिया के लिए या विपक्षियों के लिए है कि ऐसे में कहीं ना कहीं INDI मात ना खा जाए, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि INDI से डर कर नरेंद्र मोदी ये फैसला जल्दबाजी में ले रहे हैं। चुनाव आयोग का जी प्लीज अदिति पूरी करें बात आप। दूसरी बात मैं जल्दी से ये कह दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करा, उसमें 5 पॉइंट्स बताए। पहला, उन्होंने जाहिर तौर पे सवाल खड़ा किया सडनली क्यों, लेकिन बीजेपी का मामला ये मानना है कि सडनली नहीं। उन्होंने 5 रीज़न बताए कि पैसा खर्च इतना नहीं हुआ, उनके ट्वीट में लिखा है।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आचार संहिता लगने से विकास कार्य नहीं ढंग से लागू हो पाते या कमी होती है, तो आप उस आचार संहिता के टेन्योर को कम कर दीजिए। यहाँ तक भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। लेकिन ये बात सही है, एक चुनाव और जो एक देश एक चुनाव में दूसरे स्टेक होल्डर्स, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों को एक जाजम पर आकर इस पर अग्री करना ज़रूरी है। जी अदिति, एक देश एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या मैपिंग है? और इसी में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। हम कई बार देखते हैं कि राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं, निगम के या फिर पंचायत के, उसमें अलग अलग प्रणालियां होती हैं। यूपी में डायरेक्ट मेयर जनता चुनती है निगमों की, छत्तीसगढ़ में वो पार्षद चुना करते हैं। तो जब एक साथ इलेक्शन होगा तो इसका खाका क्या होगा, और राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग जो हमारा है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? सबसे पहला सवाल जिसके लिए मैं कह रही थी कि मैंने एक एक्सपर्ट से बात की जो इलेक्शन कमीशन में लंबे समय से काम देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ी बात जो उनकी बातों से जो बिटवीन द लाइंस मुझे समझ में आया, कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग को एक जो प्रेजेंटेशन दिया था हाल ही में, उसमें भी क्या कुछ कहा गया था कि मार्च 2024 और 2029 में विकल्पों के लिहाज से बात की गई में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें पैनल गठन में 5 महीने पहले कानून मंत्रालय ने एक और फीडबैक मांगा था। पहले मैंने आपको 2015 का जिक्र किया था, ये 5 महीने पहले एक और फीडबैक मांगा गया। उसमें ये कहा गया कि चुनावी कमियों को पूरा करने के लिए 5100 करोड़ की अभी एक बार जरूरत होगी, यानी कि एक्स्ट्रा खर्च। हम एक खर्च बचा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है लॉन्गर रन में, लेकिन एक बार 5100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। करीब 8000 करोड़ के ईवीएम वीवीपैट की खरीद होगी। इसके अलावा 2024 में एक साथ चुनाव पर 5190 करोड़ रुपए की खरीद जरूरी है। यानी कि अगर आप इमीडिएट चुनाव चाहते हैं तो इतना खर्चा एक बार होगा, जिसके लिए आपको ईवीएम और वीवीपैट खरीदने होंगे। और तीसरी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन पर 7950 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। तो एक बार की ये बात जो प्रेजेंटेशन आई है, जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि ईवीएम की मैपिंग और ईवीएम ने जो अपनी तरफ से तमाम खाका जो दिया है, ऐसा नहीं है। और फिर भी इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंटेशन के अंत में कहा कि अगर आप हमें 2 से 3 महीने का समय देंगे तो हम पूरी तरीके से इस पर राजी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले संविधान संशोधन की इसमें ज़रूरत होगी। दूसरा आपका सवाल ये था आयुष की कैसे इसको किया जाएगा। आपका दूसरा सवाल एक बार मैं वापस से पूछना चाहती हूँ। जैसे राज्यों में कई बार चुनाव की प्रणालियां अलग अलग होती हैं, कहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली है, कहीं प्रत्यक्ष प्रणाली है, फिर एक ही साथ इलेक्शन कराना है, तरीका अलग है। कोई बैलेट का इजाज़त कई बार राज्य सरकार देती है, कई बार राज्य सरकार चाहती है कि ईवीएम से ही चुनाव हो जाए। तो इसमें क्या केंद्रीय चुनाव आयोग का ही रोल होगा या कोई खाका भी दिख रहा है? इसमें 2 चीज़ें हैं जो संशोधन के लिहाज से होंगी कि चुनाव कैसे हों। दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज की बैठक से भी निकल कर आई है वो ये है, एक बार का, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं चर्चा होगी तो समाधान निकलेगा। समाधान के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स और अल्टीमेटली संसद में जाना होगा। लेकिन अब 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। पहला कि अभी से लेकर 2024 के अंत तक 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, इंक्लूडिंग देश के चुनाव। तो एक बार ये किया जा सकता है कि जहां पर 2.5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है, या अगर एक साथ करना हो, लेकिन अगर सिर्फ 18 या 15 से 18 राज्यों का करना है एक तरीके से जिससे कि खर्चा कम हो सके और हम उस प्रैक्टिस में आ सकें, तो एक ये भी विकल्प सोचा गया है जिस पर आगामी चर्चा होगी। विकल्प ये है विकल्प में ये है कि जहां पर 2023 के अंत में चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और जो 2024 के अंत तक जहां भी चुनाव है वहां पर एक साथ चुनाव करा दिए जाएं, जिसमें पक्ष को यानी सरकार को आंध्रा, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा इन तमाम राज्यों से बात करनी होगी। अगर वो राजी होते हैं तो ये चुनाव एक साथ हो सकते हैं, पहला। दूसरा, जैसा आपने कहा कि मेयर के चुनाव अलग तरीके से होता है या अलग तरीके से होते हैं, तो इसकी प्रक्रिया, ये सब संशोधन का ही मसला होगा। इन सब चीज़ों के लिए संशोधन की ज़रूरत होगी। एक और बात निकल कर आई है कि फर्ज कीजिए आयुष, अब 2.5 साल बाद कोई एक देश में एक वन इलेक्शन वन नेशन हो जाता है और एक साथ 1 तारीख को तमाम जगह चुनाव भी हो जाते हैं, नतीजे भी आ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन 1 साल बाद किसी एक राज्य की सरकार गिर जाती है, तो उसमें आपको एक बात पता होगी कि राज्यसभा में हर 2 साल के अंदर चुनाव होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी कानून संशोधन किया जा सकता है
कि हर 2 साल में चुनाव होंगे। अभी हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, हर 2 साल में चुनाव होते हैं। जिस राज्य की सरकार गिर गई है वो उस समय होगी, यानी अगर 24 में चुनाव होते हैं तो अब 26 में होंगे, और 24 से 26 के बीच में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट हो या फिर कोई एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो, मैंडेट वाली गवर्नमेंट हो। इस तरह के भी सुझाव आए हैं जिनको लागू करना या जिन पर सहमति बनाना एक आसान बात नहीं है, लेकिन जो हर 6 महीने चुनाव अदिति, होते वक्त हैं। का मैं थोड़ा सा इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। 2 छोटे सवाल। पीएम मोदी का प्लान क्या है और संघीय ढांचा कमजोर होगा, जो आरोप लग रहा है इसमें दम कितना है, संक्षेप में? पहला ये है कि वो चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा, बीजेपी का एजेंडा रहा है एक वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, 2014 में रहा है, 2019 में रहा है। और देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं और अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमें आप वोट दो, तो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि हमने 96% मैनिफेस्टो को लागू किया है, इसमें से इतने प्रतिशत पूरा हो चुका है, इतना प्रतिशत प्रोसेस है। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि खर्चा कम। तीसरी बात यह है कि विकास के काम ज्यादा हो, कोई बाधा ना आए। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया। शुद्ध पॉलिटिकल विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया आपका।